बच्चों फाइनली कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 7 है आपकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, वो प्यारे बच्चों आपके कंप्लीट तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जो नोट्स हैं इस चैप्टर के वो देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और प्यारे बच्चों इससे पहले मैंने ऑल चैप्टर हैं वो आपको नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने करवा रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं देखा है तो उन चैप्टर की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यानी कक्षा 10 से सामाजिक विज्ञान जो आपके जियोग्राफी है, जो भूगोल है, वो कंप्लीट मैं करवा चुका हूं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल जियोग्राफी का जो चैप्टर नंबर 7 है आपकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, तो इस चैप्टर के संपूर्ण जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में लिखना चाहते हैं अपनी नोटबुक के अंदर तो ये नोट्स आप लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं इन नंबर से संपर्क करके हमारे द्वारा ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। यानी परिवहन क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि परिवहन क्या होता है, यात्रियों एवं वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। यानी यात्रियों एवं वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। और उसके बाद में बात करें व्यापारी की, व्यापारी क्या होता है, व्यापारी किसे कहते हैं, तो जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। अब देखिए परिवहन के साधन, तो देखिए परिवहन के साधन हैं, परिवहन है उनके जो साधन है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थल होता है, एक आपके जल होता है, एक आपके वायु होता है। अब यहाँ पर स्थल है वो भी आपके 3 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। एक है आपके सड़क परिवहन, एक है आपके रेल परिवहन, एक है आपके पाइपलाइन। इन सब के बारे में हम कंप्लीट डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। और उसके बाद में है जल, तो जल को 2 प्रकार से, एक तो आपके आंतरिक जल परिवहन और एक आपके समुद्री परिवहन। उसके बाद में देखिए वायु है, तो वायु को भी 2 प्रकार से हमने डिवाइड किया है। एक आपके घरेलू विमान सेवा है और एक आपके अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। और यहाँ पर देखिए इसको भी हमने 2 प्रकार से डिवाइड किया है। एक है आपके सार्वजनिक प्राधिकरण और एक आपके निजी विमान सेवा। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम बात करें स्थल परिवहन, तो स्थल परिवहन के अंदर है आपके सड़क परिवहन। यानी सड़क परिवहन क्या है, तो भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यानी भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है और यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। और भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ, यानी शुरू हुआ, और जिसका निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। अब कौन कौन से उनके रीजन्स हैं, तो उन रीजन की भी बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। अब कौन कौन से कारणों से है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पहला कारण है कि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत है वो बहुत कम है। यानी रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की जो निर्माण लागत है वो बहुत कम है। और दूसरा कारण क्या है कि अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें हैं वो बनाई जा सकती हैं। यानी उबड़ खाबड़ और विच्छिन्न जो भूभाग हैं उन पर सड़कें हैं वो बनाई जा सकते हैं। तीसरा कारण क्या है कि अधिक ढाल प्रवणता और तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें हैं वो निर्मित की जा सकती हैं। यानी अधिक ढाल प्रवणता और पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें भी सड़कें हैं वो निर्मित की जा सकती हैं। और उसके बाद में है कि अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन है उसमें सड़क है वो मितव्ययी है।
और उसके बाद में बात करें प्यारे बच्चों स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, ये भी किससे संबंधित है, ये भी आपके सड़क परिवहन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बारे में हम बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या होता है, तो देखिए भारत के वृहद नगरों के मध्य की दूरी एवं परिवहन समय को न्यूनतम करने के लिए भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने के लिए 6 लेन वाले महाराजमार्गों की सड़क परियोजना शुरू की, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के नाम से जाना जाता है। और यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार के क्षेत्र में है और इस परियोजना के तहत 2 सड़कें बनाई गई हैं जिन्हें गलियारे कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट है आपकी 1 नंबर है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु से जोड़ता है, और दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है इस परियोजना का, तो इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य है भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है यानी कम करना है। और उसके बाद में बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो देखिए प्यारे बच्चों राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग देश की प्रमुख पक्की सड़कें हैं जो देश के दूरस्थ मार्गों को जोड़ती हैं, और ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार के क्षेत्र में है। और ये सड़कें देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कई राज्यों से होकर जाती हैं तथा देश के प्रमुख नगरों, राजधानियों एवं महत्वपूर्ण पत्तनों को आपस में क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। और उसके बाद में है राज्य राजमार्ग। अब देखिए राज्य राजमार्ग क्या है, तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। इन सड़कों में निर्माण व रख रखाव का दायित्व संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में है जिला मार्ग। अब देखिए जिला मार्ग क्या है, तो विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं, जिला मार्ग कहलाती हैं। और इन सड़कों की जो व्यवस्था है उनका उत्तरदायित्व किसके पास है, जिला परिषद के पास है, यानी जिला परिषद का काम है। और उसके बाद में है अन्य सड़कें, तो इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकें, तो वो सब इनके अंतर्गत आते हैं, अन्य सड़कों के अंतर्गत। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट हाईलाइट है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल जो 9.02 किलोमीटर यानी 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई, तो इस बात को आपको जरूर याद रखना है। और उसके बाद में है सीमांत सड़कें। अब देखिए सीमांत जो सड़कें हैं वो क्या हैं, तो देखिए सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के अंतर्गत एक ऐसा संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। और सीमा सड़क संगठन की स्थापना सन 1960 में की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर नोट है, सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए पहले पक्की सड़कों के बारे में बात करें तो पक्की सड़कें हैं वो सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं, ये 12मासी सड़कें हैं। और कच्ची सड़कें हैं, कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है रेल परिवहन। अब देखिए रेल परिवहन क्या होता है, तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन माना जाता है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक होता है, जैसे व्यापार है, भ्रमण है, तीर्थ यात्राएं हैं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके, इसको आपको जरूर याद रखना है कि भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। और देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य
चलाई गई जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। यह आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद में है रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक हैं इसमें? पहला कारक है प्यारे बच्चों भू आकृतिक कारक, और दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है आपके प्रशासकीय कारक। तो इन तीनों कारकों के बारे में जरूर याद रखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रेल परिवहन की समस्याएं। आप देखिए रेल परिवहन की समस्याएं कौन कौन सी थी। तो इसमें पहली समस्या थी कि बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों द्वारा बिना टिकट यात्रा करना, और दूसरा है कि रेलवे की संपत्ति की चोरी करना, तीसरा है कि पुरानी पटरियों का होना, और चौथा है कि मानवीय गलतियों के कारण रेल दुर्घटनाएं होना। तो ये सब इनकी समस्याएं हैं, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में है पाइपलाइन। आप देखिए पाइपलाइन क्या है, इसके क्या उपयोग है, इसका क्या महत्व है। तो देखिए पाइपलाइन के बारे में बात करें तो पाइपलाइन परिवहन का एक नवीन साधन है। खनिज तेल, पेट्रोलियम और पेट्रो उत्पाद है, प्राकृतिक गैस हैं आदि के परिवहन के लिए पाइपलाइन सस्ता और द्रुतगामी साधन है। और उसके बाद में है पाइपलाइन का उपयोग। देखिए पहला उपयोग है शहरों एवं उद्योगों को जल परिवहन के लिए पाइपलाइन का प्रयोग है वो किया जाता है। और दूसरा उपयोग है कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर यानी बदलकर पाइपलाइन है उनके द्वारा ले जाया जाता है। तो इसमें भी पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। और पाइपलाइन परिवहन का महत्व क्या है? तो यहाँ पर पहला महत्व है इसका कि पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन प्रदूषण जो परिवहन है वो प्रदूषण रहित होता है। और दूसरा महत्व है कि पाइपलाइनों का विस्तार स्थल व जल क्षेत्रों में समान रूप से किया जा सकता है। और तीसरा है कि पाइपलाइन सबसे सुरक्षित और सुनिश्चित आपूर्ति का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। और नेक्स्ट है कि पाइपलाइन द्वारा पदार्थों के परिवहन से समय व ऊर्जा की बचत होती है। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। और उसके बाद में है पाइपलाइन परिवहन के प्रमुख जाल। अब जाल कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है आपके कि ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से इलाहाबाद तक। तो यह पाइपलाइन असम के डिगबोई नामक स्थान से शुरू होती है और गुवाहाटी व बरौनी होती हुई इलाहाबाद के रास्ते यानी कानपुर तक जाती है। और इस पाइपलाइन की 3 अन्य शाखाएं भी हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है आपके बरौनी से राजबंद होती हुई हल्दिया तक, और दूसरी है आपके राजबंद से मोरीग्राम तक, और तीसरी है आपके गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। ओके, तो ये आपको जरूर याद रखना है। और 2 नंबर है आपके सलाया यानी गुजरात से जालंधर पंजाब तक। तो यह पाइपलाइन गुजरात से सलाया नामक स्थान से शुरू होकर वीरम गांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत होती हुई पंजाब से जालंधर तक जाती है। और 3 नंबर है आपके HBJ गैस पाइपलाइन। तो ये गैस पाइपलाइन हजीरा गुजरात से प्रारंभ होकर विजयपुर मध्य प्रदेश होती हुई उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर नामक स्थान तक जाती है। और इस गैस पाइपलाइन की कई शाखाएं हैं। ये शाखाएं राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर और बबराला व अन्य स्थानों तक भी जाती हैं। और उसके बाद में देखिए जल परिवहन। अब जल परिवहन है तो जल परिवहन के बारे में काफ़ी बच्चे परिचित हैं। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण अनुकूल है। और देश का 95% व्यापार जल परिवहन के द्वारा होता है। और यह परिवहन भारी व स्थूलकाय वस्तुएं दोनों में क्या माना जाता है? अनुकूल माना जाता है। और उसके बाद में है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग। तो इसमें 1 नंबर कौन सा है? आपके नौगम्य जल मार्ग संख्या 1। तो यह जल मार्ग गंगा नदी में हल्दिया तक इलाहाबाद के मध्य 1620 किलोमीटर लंबा है। और दूसरा है कि नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। तो यह जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया व धुबरी के मध्य 91 किलोमीटर लंबा है। और तीसरा है नौगम्य जलमार्ग संख्या 3। तो यह जलमार्ग केरल में पश्चिम तटीय नहर यानी कोट्टापुरम से कोमियान तक उद्योग मंडल व चंपकारा नहरें यानी 205 किलोमीटर से संचालित है। और उसके बाद में बात करें प्रमुख समुद्री पतन। अब प्रमुख समुद्री पतन क्या है? तो भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा
के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पतन हैं और ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। तो इसमें देखिए भारत के प्रमुख समुद्री पतन यानी बंदरगाह, जिसमें पहला है कांडला पतन। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित यह एक ज्वारीय पतन है और मुंबई पतन से होने वाले जो व्यापारिक दबाव है उसको कम करने के लिए इस पतन का निर्माण किया गया था और जिसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। दूसरा है मुंबई पतन। तो देखिए मुंबई पतन है भारत का सबसे बड़ा पतन है, सबसे बड़ा बंदरगाह है और जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय इस पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखते हुए इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन है वो विकसित किया गया था। और उसके बाद में है मारमागाओ पतन, 3 नंबर है और यह पतन गोवा राज्य में स्थित है। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में यह देश का एक महत्वपूर्ण पतन है और यहाँ से देश के कुल निर्यात का लगभग 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। इस बात को आपको जरूर याद रखना है। और उसके बाद में 4 नंबर है आपके न्यू मंगलोर पतन। ओके, 4 नंबर है न्यू मंगलोर पतन। तो यह पतन मेरे प्यारे बच्चों, यह पतन कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह पतन क्रुद्रे मुख्य खानों से निकले जो लौह अयस्क है उनका निर्यात करता है। 5वां है कोच्चि पतन। तो यह पतन केरल राज्य में स्थित है और यह सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पतन एक लेगुन के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय माना जाता है। और उसके बाद में 6 नंबर है आपके तूतीकोरन पतन। तो तूतीकोरन पतन क्या है? यह पतन तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित है और यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है। इस पतन की पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध है। और 7वां है चेन्नई। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित यह पतन तमिलनाडु में स्थित है और यह देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। व्यापार की मात्रा एवं लदे सामान की दृष्टि से इसका मुंबई पतन के बाद द्वितीय स्थान माना जाता है। और 8वां है विशाखापट्टनम पतन। तो विशाखापट्टनम पतन क्या है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह पतन स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में यह पतन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। और 9वां है आपके पारादीप पतन। तो उड़ीसा राज्य में स्थित यह पतन लौह अयस्क का क्या करता है? निर्यात करता है मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद में 10वां है आपके कोलकाता पतन। तो यह एक अनंत स्थलीय नदीय पतन है और यह एक ज्वारीय पतन है और यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृत्त एवं समृद्ध पृष्ठभूमि की सेवाएं प्रदान करता है। और 11वां है हल्दिया पतन। तो कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया को सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों वायु परिवहन। तो देखिए वायु परिवहन के बारे में अगर हम बात करें तो वायु परिवहन क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वायु परिवहन यातायात है उसका सबसे तीव्रतम साधन है और जिससे समय की बहुत बचत होती है और यह आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन साधन माना जाता है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पहाड़ों, मरुस्थलों और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों एवं जंगलों एवं लंबे समुद्री रास्तों को आसानी से पार किया जा सकता है। और वायु परिवहन के कारण शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु हैं उनका आवागमन सुगम हुआ है, जिससे व्यापार में क्या हुई है? ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है। और सन 1953 में वायु परिवहन है उसका क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस हाईलाइट वर्ड है, इनको भी आपको जरूर याद रखना है। और उसके बाद में है संचार सेवाएं। देखिए संचार सेवाएं क्या होती हैं? तो संचार सेवा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के विचार और दर्शन और संदेशों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता है। और उसके बाद में है संचार सेवाओं के प्रकार। तो देखिए इसमें संचार सेवाएं हैं वो आपके 2 प्रकार की होती हैं।
एक आपकी निजी और एक आपके जनसंचार। तो देखिए निजी दूरसंचार क्या होता है, निजी दूरसंचार द्वारा केवल निजी संदेशों का आदान प्रदान है वो होता है और इनका प्रयोग एक व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए करता है, तो इसे व्यक्तिगत दूरसंचार भी आप कह सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एक है आपके टेलीफोन और मोबाइल हैं, डाक सेवाएं हैं, पोस्ट कार्ड हैं आदि। ये सब क्या है, ये सब आपके निजी दूरसंचार साधन हैं। और दूसरा है जनसंचार, तो एक ही समय में बहुत अधिक संख्या में व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने से, और दूसरे शब्दों में जब जनसाधारण तक संदेश या सूचनाएं भेजनी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, रेडियो हैं, टेलीविज़न है, उपग्रह संचार है, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, चलचित्र हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जनसंचार के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद में प्यारे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, जब कच्चा माल, तैयार माल और सेवाओं का आदान प्रदान दो देशों के मध्य होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसके महत्व क्या हैं, ये महत्व भी आपको याद रखने हैं। तो इसमें पहला महत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश के आर्थिक विकास स्तर को मापने में बैरोमीटर का काम करता है। और दूसरा है कि इससे देश विदेश के निवासियों के जीवन स्तर का अनुमान है वो लगाया जा सकता है। तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा भूमंडलीकरण में सहायता प्राप्त होती है। और 4 नंबर है कि इससे उत्पादक व उपभोक्ता देशों के मध्य संबंध प्रगाढ़ होते हैं। और उसके बाद में देखिए पर्यटन। अब पर्यटन का अर्थ क्या होता है, पर्यटन की क्या परिभाषा होती है, तो एक दूसरे की संस्कृति को समझने व देखने और रमणीक स्थलों व प्राकृतिक मनोहारी भ्रय दृश्यों की सैर को हम क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। और पर्यटन का महत्व क्या है, तो पर्यटन है वो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं और यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक होते हैं और यह लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करते हैं। और 4 नंबर है पर्यटन स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रोत्साहित करता है। और इसी के साथ प्यारे बच्चों कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 7 है वो आपके कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।